रघु, आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी ले आना। घर में कुछ नहीं बचा है। बच्चों को रात में भूखा नहीं रख सकती। बताइए, आप लकड़हारा हो, उसके बावजूद भी हमारे घर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काफी नहीं है। आज का काम तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन कल का नहीं। ठीक है, अब ये ताने मारना बंद करो। रोज वही लकड़ी काटना, वही बेचना, कितना खराब काम है ये सब। मुझे कुछ बड़ा करना है, समझी? बड़ा सपना देखो, पर घर का ध्यान भी रखो। जब तक कुछ बड़ा नहीं होता, तब तक छोटा ही सही काम तो करो। देखो गौरी, मुझे उपदेश मत दो। मैं कोई गधा नहीं हूँ जो दिन भर कुल्हाड़ी चलाता रहूं। अरे एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा और फिर तुझे भी सोने की चूड़ियां दूंगा मैं। मुझे सोने की चूड़ियां नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप मेहनत से काम करें और हम 2 वक्त की सुकून से रोटी खा सके और अपने बच्चों को सही शिक्षा के साथ पाल सके। गौरी अब समझ चुकी थी कि रघु एक अलग ही सपनों की दुनिया में जा रहा है। इसके बाद रघु जंगल की ओर रवाना हो जाता है। काफी देर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है। आज बहुत गर्मी थी, लेकिन रघु पसीना बहाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, काश कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जिसकी लकड़ी बेचने से मैं अमीर हो जाऊं, या कहीं कोई खजाना दबा हो, जैसे हमारी दादी माँ की कहानियों में होता था। अभी रघु ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे रघु बेटा, अरे आज तू लकड़ी काटने की जगह ध्यान कर रहा है? क्या बात है? अरे बाबा, आप नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था जिंदगी के बारे में। थोड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन जब पेट खाली हो तो कुल्हाड़ी चलाना और भी अच्छा है बेटा। बाबा, आप इतने सालों से काट रहे हैं लकड़ी, क्या कभी अमीर हुए? ना बेटा, लेकिन इतना जरूर कमाया है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज मेरे समाज में बहुत ही इज्जत और प्रतिष्ठा है। ये बूढ़े लोग बस समझाते हैं, ये कोई ऐसा उपाय ही नहीं बताते कि जिससे हम नौजवान जल्दी से अमीर हो सके। देख रघु बेटा, मैं तो तुझे यही कहूंगा कि तू इस तरीके से अमीर बनने के सपने छोड़ दे। ये तुझे एक दिन डुबा देगी। ठीक है बाबा, आप जल्दी से घर जाइए, नहीं तो आपको घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इस तरह भोला राम रघु को समझाकर वहां से चला जाता है, लेकिन रघु वहीं बैठा रहता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और गौरी रघु का इंतजार कर रही होती है। माँ, भूख लगी है। पापा लकड़ी क्यों नहीं लाए? बस बेटा, अभी कुछ बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर ले। बाबा आप काम क्यों नहीं करते माँ? ऐसी बातें अपने बच्चों के मुंह से सुनकर गौरी का गला भर आता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी रघु दरवाजे पर आता है। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी तो थी, लेकिन हाथ खाली थे। आज भी खाली हाथ? क्या सोच रखा है तुमने? चुप रहो गौरी, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। बड़ा करने के चक्कर में छोटा भी मत गवा देना। 2 दिन और ऐसे ही रहे तो बच्चे भूखे मरेंगे। ऐसी बात सुनकर रघु कुछ नहीं बोलता। उसके बाद गौरी के द्वारा पहले की छुपाई गई लकड़ियों से उसने खाना बनाया और बच्चों को खिलाया, लेकिन रघु खाना नहीं खाया और चुपचाप लेट गया। उसकी आंखों में एक सपना था, बिना पसीना बहाए अमीर बनने का सपना। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां गौरी अपने पति रघु से कहती है, देखिए जी, इस तरीके से सपने देखना अच्छी बात है। आप मेहनत से काम कीजिए, लकड़ियां काटिए, आप देखिएगा हम एक दिन जरूर अमीर होंगे फिर। अरे गौरी, अगर मुझे इतना ही मेहनत करना होता तो मैंने पहले ही कर लिया होता ना। देखना, हम अमीर होंगे। ऐसा कहकर रघु जंगल की ओर रवाना हो जाता है और वो इस बार जंगल के एक नए इलाके की तरफ जाता है, क्योंकि उसने कभी सुना था कि जंगल के दक्षिण हिस्से में कोई पुराना खंडहर है, जहाँ शायद कुछ छिपा हुआ खजाना हो। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। आज भी गर्मी थी, सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन रघु को अपनी लालच की धुन सवार थी। वो झाड़ियों से होते हुए एक वीरान इलाके में पहुंचता है। वहां कुछ पत्थर इधर उधर बिखरे थे और जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। ये जगह तो अलग दिखती है, शायद यहीं से मेरी किस्मत चमक जाए। उसने पास के पत्थर में खुदाई करना शुरू कर दिया। पसीने से तरबतर हो गया, हाथों में छाले पड़ने लगे। लेकिन जब मिट्टी के नीचे से एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा निकला तो उसकी उम्मीदें टूट गई। धोखा, सब कुछ झूठ निकला। हमारे दादा परदादा भी हमसे झूठ बोला करते थे। यहाँ कोई खजाना नहीं है। मैं खामखाई खजाने के पीछे पागल हो रहा हूँ। खजाने जैसी कोई चीज असल दुनिया में होती ही नहीं है।
और इस तरह से आज भी सुबह से रात हो जाती है। गौरी चूल्हे के पास बैठी होती है। मुनिया और नन्हू दोनों भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दो। ये अमीर बनने के चक्कर में हमें कहीं तबाह न कर दे। रघु आज भी थका हारा जाकर चुपचाप सो जाता है और अगली सुबह होने का इंतजार करता है। वो अगले दिन सुबह सवेरे ही लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है और लगातार पेड़ों को काटने लगता है। वो पहले तो सूखी लकड़ियों को काटता है जो जमीन पर गिरी थी या जो पुराने पेड़ थे, लेकिन अब उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि वो हरे भरे जीते जागते पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने लगा था। हरे पेड़ की लकड़ी ज्यादा भारी होती है और बाजार में दाम भी अच्छे मिलते हैं। अब हर रोज 2 नहीं 4 गट्ठर ले जाऊंगा बाजार। वो एक एक करके कई बड़े बड़े हरे पेड़ों को गिरा देता है। एक पक्षी का घोंसला उसकी कुल्हाड़ी से गिरे पेड़ के साथ गिरता है। चिड़िया तड़पती रहती है, लेकिन रघु ने ध्यान नहीं दिया। रघु अब एक और पेड़ को काटने चला था। उसने जैसे ही उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई, तभी एक तेज रोशनी के साथ वहां वन देवता प्रकट हुए। रघु, तुमने जंगल को हानि पहुंचाई है। पहले तुम सूखी लकड़ियां काटते थे, अब तुम जीवित लकड़ियां काटने लगे हो। क्या तुम्हें अपने लालच की सीमा नहीं दिखती? कौन है आप? मैं इस जंगल का रक्षक हूं। इन पेड़ों की आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। हर पत्ता, हर डाली मेरी संतान है। मुझे माफ कर दो देवता, लेकिन मुझे गरीबी से निकलना है। मेरे घर में खाने को नहीं है। तुम्हारी गरीबी समझता हूं रघु। जो रास्ता तुमने चुना है वो विनाश की ओर जाता है। इसी तरह वन देवता कुछ क्षणों तक मौन रहते हैं और फिर बोलते हैं, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जो भी पेड़ तुम काटोगे वो लकड़ी नहीं, सोना बन जाए। ये सुनकर रघु की आंखें चमक उठती है। सोना? सचमुच? हां, लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग सोच समझ कर करना। लालच फिर भी अगर तुमने नहीं छोड़ा तो यह वरदान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। ऐसा कहकर वन देवता दोबारा से अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद रघु दौड़ता हुआ घर आता है और उसके हाथ में पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जो पूरी तरह से सोना बन चुका था। ये लकड़ी थी और अब सोना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब देखो कैसे हमारी किस्मत बदलती है। मैं कहता था ना कि हम एक दिन अमीर होंगे, अब वो दिन आ गया है। अगले ही दिन वो शहर जाता है और सोने के टुकड़े को बेचकर ढेर सारा पैसा ले आता है, जिससे नए कपड़े, खिलौने, घी, तेल सब कुछ आ जाता है। गौरी खुश तो थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। रघु अब हर दिन जंगल में जाता था और कई हरे पेड़ों को काटता था। हर पेड़ का टुकड़ा सोना बनता था। अब वो अपने गांव में सोने वाला रघु कहलाने लगा। उसकी झोपड़ी अब ईंटों की हवेली में बदल चुकी थी, लेकिन रघु का लालच अब और बढ़ता ही जा रहा था। अगर एक दिन में 5 पेड़ काटता हूँ तो 5 किलो सोना, अगर 10 काट दूं तो फिर 10 किलो सोना, फिर एक हफ्ते में 1 टन। हाँ, ये सही रहेगा। अब भला कौन कौन रोज पेड़ काटने लगे। हाँ, अब तो इसी तरह से पूरा काट ही देता हूँ मैं। अब वो बिना सोचे समझे जंगल के पेड़ों को तबाह कर रहा था। एक दिन जब रघु एक बहुत पुराना विशाल पेड़ काटने ही वाला था, फिर से तेज हवा चलती है और वन देवता प्रकट होते हैं। रघु, मैंने तुम्हें चेताया था। यह वरदान जंगल की सेवा के लिए था, शोषण के लिए नहीं। आपने ही तो कहा था काटो और सोना मिलेगा। मैं तो बस वही कर रहा हूं। रघु, तुम्हारी आत्मा अब अंधेरे में डूब चुकी है, इसलिए अब यह वरदान बदल जाएगा एक श्राप में। नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 वन देवता जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अब जो भी पेड़ तुम काटोगे वो राख में बदल जाएगा और तुम्हारे छुए सोने के सारे टुकड़े कंकड़ पत्थर बन जाएंगे। ऐसा श्राप देकर वन देवता वहां से गायब हो जाते हैं और वहीं रघु खड़े होकर रोने लगता है। वो रोते रोते घर की ओर जाने लगता है। वो घर तो लौटता है और देखता है कि सारी सोने की ईंटें, गहने, बर्तन सब कुछ कंकड़ पत्थर बन चुकी थी और गौरी रो रही थी। ये क्या हो गया रघु? सब मिट्टी हो गया। ये मेरी ही गलती है, मेरा लालच, मैंने सब खो दिया। ये सब मेरे ही किए की सजा है। उस दिन के बाद से रघु ने कुल्हाड़ी को हाथ नहीं लगाया। वो हर रोज सुबह जंगल जाता और पेड़ों के नीचे बैठकर माफी मांगता। अब रघु बच्चों को पेड़ लगाना सिखाता है।
हर उस जगह पर जहां उसने पेड़ काटे थे अब एक नया पौधा लगाता है। पेड़ ही जीवन है, अगर इनसे धन चाहिए तो पहले इन्हें सम्मान दो। भोला राम ने एक दिन आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देर से ही सही बेटा, पर तुम सही समझे हो। अब जो कर रहे हो वही सच्चा धन है बच्चे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीपक, यार हम कब तक इस तरीके से चोरी छुपे मिलते रहेंगे? अरे अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। अरे मेघा, तुम नहीं समझोगी, जो मजा इस चोरी चुपके से मिलने में है ना, वो सभी के सामने खुले में मिलने में कहाँ है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी दिल में हलचल, थोड़ी सी शैतानियाँ, हर चीज का तो मजा आता है इस तरीके से मिलने में। तो फिर दिक्कत क्या है? अरे बुद्धू, मैं इस तरीके से चोरी चुपके मिलने की बात नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि आखिर हम कब तक एक दूसरे से ऐसे जुदा होकर रहेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों पड़ोसी हैं। मुझे तो कभी कभी यही डर सताता रहता है कि पता नहीं कैसे हमारी शादी होगी। हाँ यार, मुझे भी यही डर सता रहा है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही सुना था कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का। देखो दीपक, अगर अब हम दोनों ने और इस बात को छुपाया तो शायद हमारे घर वाले मिलकर हम दोनों की दूसरी जगह शादी करवा देंगे। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि आज घर पर जाकर अपने इस प्यार का भांडा हम फोड़ देते हैं। अरे यार, अब ये अरे यार क्या लगा रखा है? अरे लड़की होकर मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम लड़के होकर नहीं कर सकते क्या? यही था तुम्हारे प्रति मेरा प्यार। अरे नहीं नहीं, ठीक है, जैसा तुम कहो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम अपने घर पे आज ही जाकर इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पर जाकर अपने प्यार के बारे में अपने अपने माँ बाप को बताते हैं। अरे मेघा, ये तो क्या कह रही है? घर के सामने? अरे ये भला कैसे हो सकता है? माँ, भला ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने तो सामने वाले घर के लौंडे को ही पटा लिया है। अरे आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने रहेगी, आपको और क्या चाहिए? अरे ये तो किस तरीके से बात कर रही है? वो सॉरी माँ, मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज आप मेरी खुशी के लिए मेरी शादी दीपक से करवा दीजिए ना। ठीक है ठीक है, मैं इस बारे में पहले तेरे पिताजी से बात कर लूंगी, फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। इधर मेघा अपनी माँ से बात कर रही थी तो उधर दीपक भी अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात कर रहा होता है। माँ, मैं कह देता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेघा से ही करूंगा, नहीं तो मैं कुंवारा ही ठीक हूँ। पर बेटा, घर के सामने पड़ोस में शादी कैसे हो सकती है? अरे भाग्यवान, मान जाओ तुम दीपक की बात। कहीं इसने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, एक काम कर, तुम मेघा की मम्मी को बुला ले शादी की बात करने के लिए। इस तरह दीपक और मेघा अपने अपने परिवार वालों को अपनी शादी के लिए मना लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों पड़ोसी एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं और इस तरह दीपक और मेघा की शादी हो जाती है। मेघा बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे उसके बचपन का प्यार मिल गया था। कुछ देर बाद दीपक की मां मेघा का गृह प्रवेश करती है और उसे उसके कमरे में छोड़ आती है। मेघा, मैं बहुत खुश हूँ कि हम पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए हैं। यही तो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ दीपक। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मेरा मायका बिल्कुल पास में ही है और मैं यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, वो भी इतने करीब। इतनी रात को पहले तो रात में आते हुए भी डर लगता था और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। हाँ सच में, मैंने भी तुम्हारे घर आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। रात को तुमसे मिलने के लिए पता है क्या नहीं करता था मैं, क्या क्या बहाने बनाता था। पर आज हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ये सब तो मुझे भी एक सपना सा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू मेघा। आई लव यू टू दीपक। दीपक और मेघा अपनी शादी से बहुत खुश हैं। अगले दिन मेघा सोकर उठती है और उसने देखा कि उसके ससुराल वाले अभी भी सो रहे हैं। दरअसल मेघा और उसके परिवार वालों को सुबह सुबह उठने की आदत होती है, जिसके बाद मेघा अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधे अपने मायके चली जाती है, जहां उसकी माँ पहले से ही चाय बना रही थी। मेघा को ऐसा लग रहा था कि वो पहले की तरह अभी भी वैसे ही आ जा सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे मेघा बेटी, तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा, आज तेरे पग फेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था ना। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा जल्दी से चुपचाप वापस चली जा। पता है पापा, पता है,
जा रही हूँ, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो पी लेने दीजिए। मम्मी प्लीज मुझे एक कप मलाई वाली चाय दे दीजिए ना। हाँ मेरी लाडो रानी, अभी ला रही हूँ। इधर लता आराम से नाइट सूट में बैठकर अपने मायके में चाय पी रही थी और उधर उसकी सास यशोदा मेघा को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। दीपक बेटा, मेघा अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरे घर में देख लिया, आखिर वो गई तो गई कहाँ? माँ शायद आपने छत पर नहीं देखा होगा ना, मैं एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी मेघा अपने ससुराल आ जाती है। मेघा बहू, तुम इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आ रही हो, वो भी इस नाइट सूट में? कहाँ से मतलब माँ जी? मैं तो अपने मम्मी पापा से मिलकर आ रही हूँ। दरअसल मैं जब उठी तो आप लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मायके में चाय पी कर आ जाऊं। अरे तुम बिना बताए बिना पग फेरे की रस्म के ही अपनी माँ के पास चली गई। तुम्हें पता है ना, अब तुम इस घर की बहू हो। अरे इस तरह नई नवेली दुल्हन घर से बाहर नहीं जाया करती, इसीलिए तुम अब अपनी इस बचपने को छोड़ दो। ये नहीं कि घर के सामने मायका है तो तुम सुबह उठते ही वहां चली जाओगी। हमारे भी इस मोहल्ले में इज्जत है दीपक, इसीलिए मैं मेघा से शादी के लिए मना कर रही थी। इतने पास में शादी होना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तूने ही बात नहीं मानी। यशोदा की ये बात सुनकर मेघा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल मेघा को अपनी सास की बात बहुत ही बुरी लगी थी और उसी दिन से शुरू हुई सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट। अब तो जब भी मौका लगता था मेघा अपने मायके चली जाती थी और अपनी सास की खूब बुराइयां करती थी। माँ, आपको पता भी है माँ जी मेरे पर बहुत हुक्म चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती। वो तो बस एक ही चीज कहती रहती है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आती हूँ। उनका बस चले तो वो मेरा मायका आना ही बंद कर दे। अरे ऐसे कैसे बंद कर देगी? अरे पहले पड़ोसी थे तो बड़े हंस हंस कर बातें कर रही थी, अब रिश्तेदार बन गए तो ये थोड़ी ना है कि वो अपना घमंड दिखाएगी। अरे तू कहे तो मैं बात करूँ तेरी सास से? अरे नहीं माँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भला किसी के रोकने से मैं अपने मायके नहीं आऊंगी क्या? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा मायका है और मैं अपने मायके में 10 चक्कर लगाऊंगी। इस चीज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, दीपक जी के आने का समय हो गया है। और जब मेघा घर पहुंचती है तो पूरे घर का नजारा ही बदला हुआ था। अरे मेघा बहू, तुम मम्मी के घर गई हुई थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी मम्मी के घर गई हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे तेरे ससुर जी आज हमारे गांव गए थे, तो वो वहां से 2 डिब्बे देसी घी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आए हुए हैं। वो गाय का शुद्ध देसी घी है, तो मैंने ये सोचा कि 1 डिब्बा हम रख लेंगे और 1 डिब्बा तुम्हारी मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गांव का। चलो मैं तुम्हारी मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और ये घी भी दे दूंगी। आप और मेरे मायके जाएंगी माँ जी? अरे बहू, ये तेरा मायका बाद में है, मेरी सहेली का घर पहले है। क्योंकि जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ। तुम्हारी मम्मी और मैं बहुत ही अच्छी सहेलियाँ हैं। दीपक, हम दोनों सास बहू जा रही हैं। थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे और गप्पे मारेंगे। तुझे अगर चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। मेघा तुम एक काम करो, मम्मी के घर जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ कुछ देर में। मेघा इस तरह अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर काफी हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेघा और यशोदा दोनों लता के घर जाते हैं। मेघा, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में इतना अचानक बदलाव कैसे आया? दरअसल मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम अपने बेटों से दूर नहीं रह सकते तो बेटियों को अपने माता पिता से दूर क्यों रखें? बेटियों को भी बेटों की तरह पूरा हक है अपने माता पिता के साथ रहने का, कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटों को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो एक बेटी को उनके माता पिता से मिलने के लिए इजाज़त क्यों लेनी पड़ती है? अब तुम्हारी नंद नीलम यहाँ आती है तो हम भी तो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा यहाँ आने से तुम्हारे माँ पिताजी को खुशी होती है। मेघा, अब तुम्हें अपने मायके में आने के लिए मुझसे या घर में किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मायके में कभी भी आ जा सकती हो। शुक्रिया माँ जी, मुझे समझने के लिए।
यशोदा की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलते हैं और उस दिन के बाद से मेघा को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में